Hello guys, hope all of you are doing good. The IES companion team has launched this new initiative called Decoding UPSC Prelims. In this initiative, we will discuss and analyze the previous year papers of UPSC Prelims since the year 2013 and decode the important areas and patterns of UPSC Prelims exam. This will be extremely crucial in the upcoming examinations. Alongside solving these questions, we will also learn various tips and tricks and some other hacks which will come quite handy in the exam. This is our attempt to help students streamline their preparations and increase their score enormously. So, without any further delay, let's begin. Hi, welcome to IS Companion. In this series of geography, we will be dealing with the year 2020 paper. So let's start. In this, the first question talks about with reference to ocean mean temperature, which of the following statements is correct? So this ocean mean temperature question is being asked from the topic climatology. And ये मान के चलो कि ज्योग्राफी में जो भी क्वेश्चन आएंगे जहां पे यूपीएससी वांट्स टू चेक योर कंसेप्ट्स, तो उसमें से जो सबसे ज्यादा सवाल आएंगे वो इसी टॉपिक से आएंगे, क्लाइमेटोलॉजी से. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी ऑल्सो. फिजिकल ज्योग्राफी में अगर आप देखो, जियोमॉर्फोलॉजी वगैरह जो टॉपिक्स है उनसे उतने जियोमॉर्फोलॉजी या ओशनोग्राफी से भी आ जाते हैं, बट उतने ज्यादा नहीं. बट इन मतलब अब जियोमॉर्फोलॉजी से तो हार्डली कोई सवाल आती है. सो जो मेन टॉपिक है वो यहीं से ज्यादा सवाल पूछते हैं फ्रॉम द टॉपिक क्लाइमेटोलॉजी. अब हम डील करते हैं इसमें. जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलती है, ये बोलती है ओशियन मीन टेम्परेचर इज मेजर्ड अप टू अ डेप्थ ऑफ 26 डिग्री आइसोथर्म which is 129 meters in the southwestern Indian Ocean during January and March. इसमें यूपीएससी ने बहुत ही ज्यादा एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर पूछे हैं. एंड ये आपसे मतलब यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो सच डिटेल्स अबाउट दिस टॉपिक. मतलब ये आपसे उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेड भी नहीं है. तो आप इसको जो ये स्टेटमेंट है इसको अभी फॉर द टाइम बिंग छोड़ दो. विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट कि वहां से क्या होता है. तो जो पार्ट 2 है ये बोलता है OMT collected during January March can be used in assessing whether the amount of rainfall in monsoon will be less or more than a certain long term mean. So yes, the ocean mean temperature can be a factor which can be used to know that how much will be the rainfall this season. तो ये वाली स्टेटमेंट बहुत ही जनरलाइज स्टेटमेंट है एंड ये स्टेटमेंट राइट है. तो इफ इसमें पूछे सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, तो अगर हम देखें तो मतलब हम अगर 2 को राइट कर देते तो फर्स्ट हट जा रही है और डी हट जा रही है. सो नाउ वी आर लेफ्ट विद 50-50 ऑप्शन. और उस बार मतलब उस साल सबके साथ यही इशू हुआ होगा दैट उनको ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट का एग्जैक्ट नहीं मालूम होगा. मतलब इवन तो जो ऑप्शनल वाले बच्चे हैं उनको भी उनसे भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो इस चीज को इतना ज्यादा उनको मतलब इसका इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि 129 मीटर से कितना है. तो अगर आपको जब ये आप 50-50 में आ गए तो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब इसको किस हिसाब से करना है, तो देखो हमारे पास एक जनरलाइज सा रूल है कि जब भी यूपीएससी फैक्ट्स पूछ रही है तो उसको ऐसा अज्यूम करके चलो कि दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. मतलब अंटिल अनलेस आपको उस फैक्ट के मतलब उस फैक्ट के बारे में बहुत ज्यादा अश्योरेंस हो कि दिस कांट बी रॉन्ग एंड दिस इज अ राइट फैक्ट. ये मतलब इस केस को छोड़ के आपको यही मान के चलना है कि फैक्ट्स रॉन्ग है. आई मीन 80 to 90% ऑफ द टाइम फैक्ट्स विल बी रॉन्ग गिवन बाय यूपीएससी. तो अब इसमें अगर आप एक तो 129 मीटर से इसने पूछ रखा है तो आप इसको ये मान के चलो कि रॉन्ग है. उस हिसाब से यू विल रीच एट द आंसर बी एंड बी इज द आंसर. यहाँ पे ये 129 मीटर्स नहीं है, ये 59 मीटर्स है जो कि एग्जैक्ट इसका होना चाहिए था. तो स्टिल आई एम सेइंग कि यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो कि इसमें 59 मीटर्स है या कितना है. तो ये बस वो ही टाइम की बात है कि उस टाइम पे ऐसा अज्यूम करके चलो कि फैक्ट्स तो रॉन्ग ही है इसमें दिए होंगे. तो एंड यू विल रीच आंसर बी. नाउ इसके बाद we'll move to the next question. The next question is on the topic is again from the topic climatology. Here UPSC wants to check your concepts. इसमें first statement बोलती है jet stream occur in the northern hemisphere only. तो jet streams first we'll see कि what are jet streams. See jet streams जो है it's a geostropic wind. Geostropic wind है which blows horizontally through the upper layers of the troposphere and which generally blows from west to east. And there is only one jet stream which blows from east to west, that is tropical easterly jet stream, which plays an very important part in the Indian monsoon. में वो काफी important part को play करती है. सिर्फ एक ही jet stream है, that is tropical easterly jet stream. और मतलब सिर्फ एक इसको छोड़ के सारी जो jet stream है वो west to east flow करती है. And they flow at an altitude of 20,000 to 50,000 feet के ऊपर ये लोग इनका they flow. And if we see that ये जो हमारी
जेट स्ट्रीम्स है ये जेट स्ट्रीम्स कहाँ पे होती है? ये जेट स्ट्रीम्स डेवलप वेयर एयर मासेस ऑफ डिफरिंग टेम्परेचर मीट। जब जो एयर मास के जो डिफरेंट टेम्परेचर है उनके कारण दे आर बीइंग डेवलप्ड, एंड जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा इनकी वेलोसिटी होगी, विंड वेलोसिटी होगी ऑफ अ जेट स्ट्रीम, and they are there in both northern hemisphere and also in southern hemisphere, and in fact जो southern hemisphere में they are much more stronger than the northern hemisphere। तो ये जो first statement बोल रहा है कि they are only in the northern hemisphere, ये wrong है, it is also there in the southern hemisphere। तो हमारी first statement wrong होगी। अब अच्छा इसके बाद ये जो अच्छा इसमें जेट स्ट्रीम्स में चलो एक बार वो भी कर लेते हैं कि इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। सी देयर आर पोलर नाइट जेट स्ट्रीम both in northern and southern hemisphere, then you have subtropical jet stream and third is tropical jet stream। एंड एक और बात, ये जो टाइप्स में इसमें अगेन दो आ जाएंगे कि दे आर वन जेट स्ट्रीम इज ओवर मैरीटाइम, सेकंड इज ओवर कॉन्टिनेंटल जेट स्ट्रीम, दैट ये जो सी पे होता है और ये जो लैंड पे होता है। एंड जेट स्ट्रीम क्यों इंपॉर्टेंट है? जेट स्ट्रीम का जो रोल है दैट इज देयर इन द ऑनसेट एंड विड्रॉल ऑफ द मॉनसून विंड्स, इसीलिए जेट स्ट्रीम इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। एंड तो इसीलिए दिस वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी इन यहाँ पे। सो अब इसके बाद हमने ये लिया कि फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये जो टू स्टेटमेंट है ये बोलते हैं ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई, ये वाली स्टेटमेंट राइट है। हर एक जो साइक्लोन है वो आई को डेवलप नहीं करता है, तो कुछ ही साइक्लोन्स आई को डेवलप करते हैं। थर्ड है द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग्स। ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इसमें बिल्कुल उल्टा होता है। तो एंड क्या मतलब जो ये हमारा होता है आई, ये आई क्या होता है? आई इज द सेंटर ऑफ द साइक्लोन विच इज अ calm region with no rainfall। यहाँ पे no rainfall होती है क्योंकि यहाँ पे इट्स अ सेंटर ऑफ लो प्रेशर का ये सेंटर है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हाईएस्ट होता है क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है और यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। तो ये बोल रहे हैं कि नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर, ये नहीं है बल्कि इसमें टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है। तो थर्ड भी रॉन्ग है। तो अब हम इसमें देखिए, इसमें राइट पूछा है, इसमें फर्स्ट रॉन्ग हो गया एंड थर्ड रॉन्ग हो गया, तो ये फर्स्ट एंड थर्ड आंसर इज सी। सो टू ओनली इज द आंसर, ये इसका आंसर है। इसके बाद हम इसके बाद वाले सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है? ये बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग मिनरल्स। उन्होंने 4 के नाम दिए हैं एंड नाउ दे हैव आस्क्ड दैट व्हिच ऑफ द अबव आर ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज मेजर मिनरल्स। इसमें से मेजर मिनरल्स अगर आपको हमने इसके पहले वाली में देखा था, मतलब इसके शायद 2018 में था, द सेम दे हैव आस्क्ड अबाउट द मेजर एंड माइनर मिनरल, जहां पे उन्होंने सैंड के बारे में कुछ आया था, दैट सैंड इज अ माइनर मिनरल, इस हिसाब से कुछ सवाल पूछा था। तो देखो 2 टाइप के होते हैं, मेजर मिनरल और माइनर मिनरल। माइनर मिनरल्स में स्टेट का भी रोल रहता है और इसमें सेंटर का रोल रहता है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहता है। तो हमको ये जानना है कि इन चारों में से मेजर मिनरल कौन कौन से है। अब अगर हम ध्यान से ये देखें तो इनमें चारों में से आपने शायद सिर्फ इसका नाम सुना होगा, क्रोमाइट का, मतलब विच इज अ मेजर मिनरल, आपको ये पता होगा मेजर मिनरल है। तो अगर हम इसमें इसके बाद भी देखें, सिर्फ 2 को अगर हम देख ले कहां पे 2 नहीं है, तो बी हट जाएगा और सी हट जाएगा। तो इसके बाद ए और डी में यू आर लेफ्ट विद 50-50। तो इसमें आपको इसमें अगर और कुछ भी नहीं पता, स्टिल आई विल से टेक द चांस, सिंस यू आर लेफ्ट विद 50-50, या आंसर ए है या डी है, टेक द चांस, मतलब यू हैव 50% चांसेस ऑफ कमिंग एट द राइट आंसर। सो प्लीज टेक द चांस, और इसका आंसर जो है वो है डी, दैट इज ये तीनों मेजर मिनरल्स है। सी दिस क्वेश्चन वाज टफ, तो मतलब इसमें थोड़ा सा फैक्चुअल सवाल था एंड उन्होंने डीप में भी पूछ लिया था सवाल। तो इसका आंसर है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्रोमाइट, काइनाइट एंड सिलिमनाइट, दीज 3 आर द मेजर मिनरल्स। सो हम इसके बाद वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोलता है सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू। सियाचिन ग्लेशियर पिछले 3-4 साल में 2-3 बार आ चुका है, दे हैव कंसिस्टेंटली आस्क्ड। हम जैसे कि पिछली बार कुछ शायद नुब्रा वैली पे कुछ आया था सवाल, मतलब कुछ हिसाब से इस हिसाब से आया था। तो दे वांट दैट इसमें दे वांट यू टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, एज दिस ग्लेशियर इज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर हम इसको ध्यान से देखें, अगर हम इसमें 4 मतलब देखो इसका आंसर ऑल्दो आपको स्ट्रेट अवे यू शुड नो दिस आंसर, और अगर आपको उसके बाद भी इवन इफ यू डोंट नो द आंसर, ये इसमें जो 4 ऑप्शन है ये आपके लिए बहुत आसान थे कि आप सॉल्व कर सकते हो। ये देखो, ईस्ट ऑफ अक्साई चेन,
अक्साई चीन अगर हम देखें, जो मतलब अक्साई चीन ये वाला पार्ट है, मतलब इसका पार्ट है, तो ये खुद सबसे ईस्टर्न साइड है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसके ईस्ट में तो आपका जो चाइना स्टार्ट हो जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। देन ईस्ट ऑफ ले, ले भी आपका कहीं यहां पे है और सियाचिन ले के ऊपर है, तो ईस्ट ऑफ ले इज अगेन रॉन्ग। देन नॉर्थ ऑफ गिलगिट, गिलगिट इज इन पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, यहाँ वाला पार्ट है गिल्डिस, गिलगिट बल्टिस्तान जो वाला पार्ट है, तो नॉर्थ ऑफ गिलगिट में अगेन यहाँ पे, यहाँ तो नहीं है। देन नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, ये इसका आंसर है। एंड यू शुड ऑल्सो नो कि कहाँ पे है। आप ये देखो, ये रहा सियाचिन ग्लेशियर और ये रहा नुब्रा वैली। तो अब ना इसमें से एक और जो आया था सवाल, शायद उसमें आया था कि सियाचिन ग्लेशियर से कौन से रिवर स्टार्ट होती है, दैट इज रिवर नुब्रा यहाँ से स्टार्ट होती है। तो आपको इस फैक्ट को भी बिल्कुल याद रखना चाहिए एंड यू शुड नो द एग्जैक्ट कि ये कहाँ पे है सियाचिन ग्लेशियर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। सो ये था आंसर, इसका आंसर था डी, दैट इज नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। नाउ इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। ये बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, दे हैव गिवन द नेम ऑफ द रिवर एंड ये कहां पे फ्लो करती है। फर्स्ट इज मीकोंग एंड इट सेज दैट इट फ्लोज इन अंडमान सी। सी मीकोंग अंडमान सी में फ्लो नहीं करती है, ये फ्लो करती है साउथ चाइना सी में। और ये कहां कहां से होकर जाती है, ये जाती है लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम से। ये देखो लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम। सी ये रही आपकी मीकोंग एंड ये यहां पे फ्लो करती है साउथ चाइना सी में। तो अपनी अंडमान सी तो यहाँ पे है, तो ये साउथ चाइना सी में फ्लो करती है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हमारी रॉन्ग होगी। इसके बाद है थेम्स, इट फ्लोज इन नॉर्थ सी, ये अगेन रॉन्ग है। थेम्स फ्लोज इन नॉर्थ सी और ये आयरिश सी में फ्लो नहीं करती है, तो ये रॉन्ग है। आपकी थेम्स, ये देखो इट इज इन लंदन में है, ये यहाँ पे है, थेम्स पूरा इस एरिया में है। तो इट फ्लोज इन North Sea, not in Irish Sea. Third है river Volga, which flows in Caspian Sea. Volga river is important and as it is a fresh water river. और ये देखो, ये रही आपकी Volga river और ये रहा आपका कैस्पियन सी, यहाँ पे फ्लो करती है। अच्छा, यू शुड यहाँ से हमको यू शुड ऑल्सो नो दैट कैस्पियन सी के इसके साइड में कौन कौन सी कंट्रीज है। मतलब इसके साइड में 5 कंट्रीज है, उनके आपको नाम बिल्कुल मतलब दे शुड बी ऑन योर टिप्स बिकॉज यहाँ से अभी तक सवाल आया नहीं है एंड यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन, तो आप इसको भी एक बार प्लीज ध्यान से कर लेना। सो ये जो है थर्ड पार्ट, और ये कहाँ पे है वोल्गा रिवर, इट इज इन रशिया। तो दिस इज राइट। एंड द फोर्थ इज जाम्बेजी विच फ्लोज इन इंडियन ओशन। तो ये भी राइट है। ये कहाँ पे है जाम्बेजी, देखो ये रहा जाम्बेजी रिवर, इट फ्लोज इन इंडियन ओशन, दिस इज ऑल्सो राइट। एंड हम अगर ये देखें ये कहाँ कहाँ से फ्लो करती है, इट फ्लोज फ्रॉम कंट्रीज लाइक अंगोला, जाम्बिया, नमीबिया, मतलब ऑल्दो नॉट इंपॉर्टेंट एंड यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो ऑल द कंट्रीज, बस ऐसे एक बार नाम के लिए सुन लो। एंड जिम्बाब्वे, ये सब कंट्रीज से फ्लो करती है। सो थर्ड एंड फोर्थ इसकी राइट है एंड दे हैव आस्क्ड कि इसमें से राइट कौन सा है, तो सी इज द राइट आंसर। इसमें आई एम अगेन सेइंग कि ये वाला जो एरिया को अच्छे से करना, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, मेडिटेरियन सी इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन आप ना अपनी एटलस खोल के ये वाला पार्ट अच्छे से कर लेना। इफ वी आर गोइंग फ्रॉम मेडिटेरियन सी और हमको यहाँ पे ब्लैक सी को होके अगर हमको रशिया जाना है, तो बीच में कौन कौन से सीज आएंगे और उसमें कौन कौन से स्ट्रेट्स आएंगे, इसको प्लीज एक बार बहुत अच्छे से कर लेना। दिस थिंग अलोन कैन गिव यू 2 मार्क्स, मतलब आई से कि 2.67 मार्क्स, क्योंकि अगर आपने इसको रॉन्ग किया तो यू विल लूज 2.67 मार्क्स। तो इसको प्लीज एक बार बहुत अच्छे से कर लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये वाला ये सवाल का आंसर हो गया सी। नाउ इसके बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज दैट दिस टॉपिक इज ऑन दिस क्वेश्चन इज ऑन ग्राउंड वाटर। अब ये बात करता है 36% of India's districts are classified as overexploited or critical by the Central Groundwater Authority. 36%। सी अगेन दे आर आस्किंग फैक्ट्स, और वो फैक्ट्स हमने क्या कहा था कि भाई फैक्ट्स का ऐसा मान के चलो कि वो फैक्ट्स रॉन्ग है until unless you are not 100% श्योर कि ये फैक्ट तो रॉन्ग नहीं है, तो उसको आप रॉन्ग मान के चलो। तो अभी मैं फिलहाल फर्स्ट को रॉन्ग मान के चलूंगा। फिर ये जो पार्ट 2 है ये बोलता है Central Groundwater Authority was formed under the Environment Protection Act 1986 में एक्ट बना था। सो दिस इज एब्सोल्युटली राइट। ये 1986 में इसी एक्ट के अंडर फॉर्म हुआ था सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी।
तो सेकंड इज राइट। फिर थर्ड है इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड। ये भी स्टेटमेंट राइट है। एज आप इसी से लगा लो कि इंडिया में हम हमेशा ये बोलते हैं कि देयर इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, और इसीलिए हम बोलते हैं दैट वी शुड फाइंड सम वेज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन। तो अगर हम इसमें देखें सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर की जो कंट्रीज यूज करती है, फर्स्ट इज इंडिया, सेकंड इज ऑफ कोर्स चाइना एंड थर्ड इज यूएसए। ये 3 कंट्रीज है जो सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर को यूज करती है। तो इसमें सेकंड एंड थर्ड राइट है, इसमें राइट पूछा है तो इसका आंसर है बी। तो इसका आंसर था बी। नाउ इसके बाद वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ आई गेस यही था। सो भाई यहाँ पे इसको थोड़ा सा ड्रॉप मार दे, इसको काट दियो। सो यहाँ पे इसका आंसर था बी एंड आई गेस ये दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द ईयर 2020। सो आज के लिए यहीं तक। इसके बाद हम विल बी डूइंग द ईयर 2021। सो thank you so much for being with me and being a part of this initiative where we are doing this previous year questions. So thank you so much.